विनोद और काव्या की शादी हुए 1 साल पूरे हो जाते हैं। पहले तो काव्या की परिस्थिति को देखकर विनोद को बड़ा अजीब लगता था, लेकिन घर में नई है ये सोचकर उससे कभी कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे देखता हुआ उसको समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा कंजूस है, और ये सब कुछ उसके परिवार वाले भी देख रहे थे। काव्या की ये हालत को देखकर वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि एक बार विनोद अपनी पत्नी से कहता है, देखो काव्या, कल सुबह माँ और बाबूजी दोनों ही यहाँ आने वाले हैं। कितना टाइम हो गया माता पिता को यहाँ आए हुए। हमारी शादी हुए बहुत नए नए दिन थे, तब उनसे मुलाकात हुई थी। एक बात काव्या, माँ बाबूजी आने के बाद ना उनका अच्छे से ख्याल रखना, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो उनको, वरना अच्छा नहीं रहेगा ना। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जैसे मेरे लिए मेरे माता पिता है, वैसे ही आपके माता पिता भी है ना। मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उनका ख्याल मैं अच्छे से रखूंगी। बस मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उनका अच्छे से ख्याल रखो। अब वो रहेंगे भी तो बस कुछ ही दिन रहेंगे ना। अब इन दिनों में जो कुछ भी हमें करना है, हमें अच्छे से करना है। सब कुछ उनकी पसंद का बनाकर खिलाना, समझ गई? अरे हाँ जी हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। पत्नी के मुंह से हाँ ठीक है का जवाब सुनने के बाद भी विनोद के मन में कुछ अजीब सी गड़बड़ी सी तो पैदा हो गई थी। जैसे तैसे सुबह हो जाती है, और सुबह होते ही विनोद के माता पिता दोनों ही घर पहुंचते हैं। उनके साथ साथ विनोद का एक दीदी का बेटा भी था, जिसका नाम दीपक था। दीपक भी उन लोगों के साथ ही अंदर आता है, उन लोगों का लगेज ले लेती है, और काव्या उन लोगों से कहती है कि पहले जाकर आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए। मामा जी, ओ मामा जी। अरे ओ दीपक, कितनी देर लगाएगा यार, जल्दी निकल ना। जल्दी नहाकर, मुझे भी तो ऑफिस जाना है। अरे यहाँ तो आधी बाल्टी पानी ही पड़ा हुआ है मामा जी, इतने पानी में कैसे नहा कर आ जाऊं? टैप को मैं इधर उधर घुमा तो रहा हूँ, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा मामा जी। ये जरूर काव्या की ही करतूत है। अभी जाकर देखता हूँ। अरे दीपक, वो ऊपर देख, ऊपर एक वाल्व नजर आएगा, उसको ना घुमा दे, फिर पानी आने लगेगा। ये बात कहता हुआ बहुत ही जल्दी जल्दी विनोद अपनी पत्नी काव्या के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने पानी का वाल्व क्यों बंद कर दिया? वो ना, सासू माँ के लिए और ससुर जी के लिए तो मैंने बकेट से पानी रख दिया है। वो तो बच्चा छोटा सा है ना, सारा पानी बर्बाद कर देगा, इसीलिए मैंने उसके लिए आधी बकेट पानी ही रखा था। अच्छा, तो फिर तुमने वाल्व क्यों बंद कर दिया? अगर उसको पानी की जरूरत होती तो वो खुद ही घुमा लेता ना। अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ, बच्चा छोटा सा है ना, पानी कहीं बर्बाद न कर दे, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि आप कोई डिटेक्टिव हो। अरे सर, जाइए जल्दी से नहा लीजिए, ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है। इस तरह अपने आप में ही जो कुछ उसके समझ आ रहा था वो सब कुछ बकता हुआ वहां से विनोद चला जाता है, और इधर उसकी सास और ससुर दोनों ही हॉल में बैठे हुए थे, जिनको वो इडली लाकर देती है। पूरी रात सफर करके आए थे ना बेटी, ज्यादा ना मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन ये दवाई तो मुझे खानी ही पड़ेगी ना। इस दवाई के कारण कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ये 2 इडली मेरे लिए काफी है बेटी, ये बाकी 2 ना निकाल दे। अच्छा ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहे। और ससुर जी, आप तो 4 खाएंगे ना, या फिर 2 निकाल दूं? उसका ये जवाब सुनकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं और उसकी तरफ ऐसे ही देखते रह जाते हैं। इतने में विनोद वहां आता है। अरे अगर आपको और खानी है तो लीजिए ना पिताजी, वैसे तो बहुत सारी इडली पड़ी है घर में। वो तो बस काव्या इसलिए कह रही है कि माँ की तरह आप भी 2 इडली खाकर उठ जाएंगे, यही उसका कहने का मतलब था। अच्छा अच्छा, तो वो बात है। ठीक है बेटी, मैं ना पेट भर के खाऊंगा। तेरी सास की प्लेट से जो इडली निकाली है वो भी मेरी प्लेट में डाल दे बेटी, मैं ना आराम से खाऊंगा। ये काफी हो जाएंगी क्या ससुर जी?
नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपको काफी नहीं होगी तो मैं और लेकर आऊंगी ना, इसलिए। नहीं नहीं बेटी, काफी है। वो ना, रात में सफर में थे ना, पूरी रात अच्छे से नींद ना आई थी, जिसके कारण जरा सा सर में दर्द हो रहा है। बस एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग वाली चाय बना कर ला दो। उनकी बात सुनकर ठीक है ससुर जी कहती हुई रसोई में जाती है और ठीक 5 ही मिनट में चाय बनाकर लाकर दे भी देती है। अरे वाह भाई वाह, इतनी जल्दी चाय बनाकर ला भी दिया। मेरी बहू बहुत ही फास्ट काम करती है। अरे बेटी, ये क्या डिकॉशन ही नजर आ रही है? इसमें दूध मिलाना भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं ससुर जी, वो तो मैंने दूध मिलाया था, लेकिन ऐसी पतली चाय पीना ना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ऐसे मैंने सुना था। क्यों सासू माँ, आप क्या कहती हैं? हाँ 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 बेटी, हाँ, जो तू कह रही है ना वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि मुझे ना चाय पीने की आदत नहीं है बेटी। एक काम कर, मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ जा। पी कर ना थोड़ा सा आराम करूंगी। सर ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है मेरा। सास की कही ये बात सुनकर सास के लिए कॉफी बनाती है और लाकर उसको दे देती है। अरे बहू, ये क्या? इसके अंदर कॉफी का पाउडर मिलाना ही भूल गई क्या? बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है। सासू माँ, ये लीजिए आपकी कॉफी। कॉफी पाउडर कहीं ज्यादा तो नहीं मिल गया, देखिए पहले पीकर, क्योंकि ना कॉफी बहुत स्ट्रॉन्ग पीने से ना गैस्ट्रिक की समस्या आ जाती है। और तो और, अगर गाढ़ी कॉफी पियेंगे ना तो आपको अजीर्ण की समस्या भी हो सकती है। वो तो आप इतनी बड़ी उम्र की है, अब इस उम्र में अपनी सेहत का ख्याल हम खुद नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है सासू माँ। आपने कहा था कि सर दुख रहा है, जल्दी से पी लीजिए वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी। काव्या की कही बातें सुनकर उसकी सास का चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। ये पीना तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी चुपचाप सारी की सारी कॉफी वो पी जाती है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने कमरे में चले जाते हैं और इधर विनोद काव्या के पास आता है और उसको सारी बातें समझाता है कि घर में कैसे रहना है। ये सब समझाकर वो भी अपना काम करने के लिए ऑफिस चला जाता है। और घर में जो दीपक था उसको भी वो नाश्ता देती है और फिर उससे कहती है कि तुम चुपचाप बैठकर टीवी देखो और मैं जाकर खाना बनाकर आती हूँ। इतना कहकर अपने सास और ससुर को खाना बनाने का काम खत्म होने के बाद खाने के लिए दोनों को ही बुलाती है। उसकी बनाई हुई सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी थी, जिसका स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है, जिससे काव्या के ससुर उससे कहते हैं कि ये स्वाद अच्छा है, मुझे थोड़ा और खाना डाल दो। ये बात सुनते ही काव्या उनसे कहती है, अरे ना ना ससुर जी, आपने बहुत ज्यादा चावल खा लिए हैं। इस उम्र में इतना चावल नहीं लेते हैं, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, शुगर, वजन बढ़ना और पता नहीं कैसी कैसी। ये सब नहीं होना है, इसका मतलब चावल ज्यादा नहीं खाना है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है बेटी, रहने दे। अरे बहू, उनका पेट ना शायद भर गया होगा, लेकिन मेरे लिए और लगा दे, मुझे ना थोड़ी सी ज्यादा भूख लगी है। अरे सासू माँ, जब मर्द ही अपने सेहत का इतना ख्याल रख सकते हैं तो हम तो औरतें हैं ना, हमें अपने सेहत का और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक बार सोचिए, जो मैंने कहा वो ठीक है कि गलत? हाँ 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 बेटी, हाँ, तू जो बोल रही है ना वो बिल्कुल ठीक है, रहने दे। मामी जी, मामा ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए चॉकलेट्स और स्वीट्स लेकर आए थे। क्या आप मुझे खाने के लिए देंगी? अरे दीपक, थोड़ी देर पहले ही तो खाया था तुमने, अब और नहीं मिलेंगी, शाम को ही मिलेगा जो कुछ भी मिलेगा। अजी सुनते हो, ये कैसी लड़की है, हर बात के लिए कुछ न कुछ कहती ही रहती है, हर चीज के लिए रोक देती है। अरे भगवान, आजकल की जमाने की लड़की है ना, अब ऐसी छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा ना सावधानी से काम करते हैं ये लोग। ये भी तो हमारे बच्चे की जिंदगी के लिए अच्छा ही है ना, ज्यादा सोच मत। क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं तो नहीं जानती जी,
पता नहीं मेरे बेटे का ख्याल ठीक से रख रही है कि भी नहीं। शादी करके दी थी तो कैसे हीरे की तरह चमकता रहता था मेरा बच्चा, अभी देखो तो सूखी फली की तरह बन गया है। श्श्श, अरे बुद्धू धीरे बोल, अगर लड़की सुन लेगी तो उसको दुख पहुंचेगा ना। उस दिन विनोद ऑफिस में परमिशन लेकर घर बहुत जल्दी पहुंच जाता है। विनोद के घर के अंदर आते ही दीपक उसके पास जाता है और उससे कहता है, मामा जी मैं ना अपने घर चला जाऊंगा मामा जी। अरे दीपक, क्या हुआ बेटा? आज ही तो आया था ना, और आज ही जाने की बात भी कर रहा है, क्या हुआ? मामी ना मुझे खाने के लिए कोई स्नैक्स नहीं देती है मामा जी। मैं अगर फ्रिज के पास जाकर कोई ड्रिंक पीना चाहता हूँ तो वो ले लेती है, और जब स्वीट्स खाने का मुझे मन करता है और मैं कबोर्ड के पास जाकर लेना चाहता हूँ तो मुझे मना कर देती है। और तो और उस कबोर्ड को उन्होंने ना लॉक भी कर दिया। मैं जब मैच देखता हूँ तो कहती है कि इतनी देर टीवी देख रहे हो, ये कहती हुई वो टीवी भी ना बंद कर देती है मामा जी। और मैं जब नाना जी का फोन लेकर कोई गेम खेलना चाहता हूँ तो कहती है कि चार्जिंग खत्म हो गई। ये कहकर वो फोन भी मेरे हाथ से खींच लेती है मामा जी। और अरे बस 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 कर यार, एक ही बार में इतनी सारी कंप्लेंट्स। अच्छा ठीक है, मैं जाकर ना काव्या से बात करता हूँ, ठीक है? तेरी मामी को मैं समझा दूंगा कि तुझे कैसे पसंद रहता है। वो सब छोड़, ये देख तेरा फेवरेट समोसा चाट लेकर आया हूँ, आजा आजा जल्दी से खा ले। विनोद अपने माता पिता के पास जाकर उनका हाल पूछता है। कहता है कि आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी तो नहीं हो रही, यहाँ सब कुछ आपको ठीक तो लग रहा है ना? विनोद की ये बात सुनकर विनोद की माँ सरोजा उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन सरोजा का पति उसको इशारतन समझाता है और उसको रोक लेता है। उन दोनों की ये हरकत देखकर विनोद को सारी बात समझ आ जाती है और तभी अपने माता पिता से वो कहने लगता है, मुझे लगता है कि काव्या के बर्ताव की वजह से आप लोग थोड़े बहुत परेशान हैं। वैसे शुरू में तो मैं भी बहुत परेशान रहता था और मुझे प्रॉब्लम भी होती थी, लेकिन बाद में उसके पिता ने मुझसे सारी सच्चाई कह दी थी। उन्होंने कहा कि काव्या जब बहुत छोटी सी थी तब उसके पिता की नौकरी चली गई थी। उन लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं था। घर में खाने के लिए या उनको कोई चीज़ की भी ज़रूरत होती तो उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। और तो और काव्या की स्कूल की फीस देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, जिससे उन्होंने ऑटो तक चलाया था। तभी से काव्या ने ठान लिया कि आज के बाद जितना भी पैसा मेरे पास जमा होगा मैं वो सारा का सारा पैसा जमा करती रहूंगी, उनमें से कोई पैसे खर्च नहीं करूंगी। हाँ, उसके बाद उसके पिता को अच्छी सी नौकरी तो मिल गई थी, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी भी बदल गई थी, लेकिन काव्या की ये पैसे जमाने की आदत गई नहीं थी, क्योंकि काव्या आने वाली जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। पैसे बचत करना ये बहुत अच्छी बात है, इसी बात की सीख वो मुझे भी हमेशा देती है। बस उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी सोच को बदल ली थी, वरना मैं भी पहले बहुत परेशान रहता था। अगर आपको उसकी इन्हीं हरकतों पर गुस्सा आ रहा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह सारी बात विनोद अपने माता पिता को समझाता है। विनोद की सारी बातें सुनकर विनोद के माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और समझते हैं कि हाँ, हमारी बहू जो कुछ कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि आजकल के ज़माने में फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते हैं, बेकार में ही पैसा खर्च करते हैं, और जब बहुत बड़ी ज़रूरत आ जाती है तो उनके पास पैसा नहीं रहता। इससे तो बेहतर यही होगा कि थोड़ा बहुत अपने खर्चों को कम करें और आगे वाली ज़िंदगी के लिए कुछ बचत करें। फिर इतना ही नहीं, उनके बेटे से वो लोग ये भी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी के बारे में अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी इतनी अच्छी जो है। ये बात सुनकर विनोद भी बहुत खुश होता है और जाकर अपनी पत्नी से सारी बात भी बता देता है और कहता है कि दीपक तो छुट्टियां मनाने के लिए हमारे पास आया है, छोटा सा बच्चा है, जब तक यहाँ रहेगा उसे अपनी मर्जी के मुताबिक रहने दो। और उसके बाद जितने भी दिन वो लोग वहाँ रहे थे सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलता रहता था, और दोनों सास ससुर तो जो अपनी बहू कहती थी वही सब कुछ सुनते रहते थे। इतना ही नहीं, काव्या भी उसके सास ससुर को बिल्कुल अपने माता पिता की तरह प्यार देती थी।
उनकी सारी जरूरतों को वो पूरे करती थी। परिवार में चाहे लोग कितने भी अलग अलग सोच के क्यों ना हो, जब एक बन जाना चाहते हैं तो एक दूसरे की पसंद को और नापसंद को वो समझने लगते हैं। अगर ऐसा समझने लगेंगे तो हर परिवार खुश होकर जीने लगेगा, जिससे एक दूसरे के बीच बना प्यार कभी खत्म ही नहीं होगा। तुलसी बहुत ज्यादा ही सुंदर लड़की थी। सुंदरता के साथ साथ तुलसी का मन भी बहुत साफ और बहुत ही अच्छा था। लोगों से प्यार करना, अच्छी बात करना और उन लोगों की सहायता करना तुलसी के सारे गुण थे। कहने के लिए तो तुलसी बहुत सुंदर थी और उसके अंदर बहुत सारे अच्छे आदत भी थे, लेकिन तुलसी में कोई कमी थी तो वो उसके बाल थे। हाँ, तुलसी जब पैदा हुई थी तब से ही तुलसी के सर पर एक भी बाल नहीं होता था। इस बात से वो हमेशा बहुत दुखी होती थी और बहुत निराश भी हुआ करती थी। देखते ही देखते तुलसी अब शादी की उम्र को पहुंच गई थी। बहुत सारे रिश्ते तो तुलसी को देखने के लिए आते थे, लेकिन तुलसी एक गंजी लड़की है ये बात सुनकर सारे रिश्ते वापस लौट जाते थे। अब गंजा होना उसका कोई गुनाह या गलती नहीं थी। जब ये भगवान की मर्जी थी तो वो बेचारी उसमें क्या कर सकती थी, लेकिन लोगों को इन सारी सोच से कोई वास्ता नहीं था। सारे लोग तुलसी को देखते और इनकार करके चले जाते थे, जिससे उसका परिवार बहुत परेशान रहता था। एक बार की बात है, प्रताप नाम का एक लड़का और उसकी माँ तुलसी को देखने के लिए उसके घर पहुँचते हैं। तब तुलसी का पिता उसके सर पर नकली बाल लगा देता है, यानी कि विग का इस्तेमाल करता है। तुलसी विग लगाते ही और ज्यादा सुंदर लगने लगी, जिससे प्रताप और उसकी माँ को तुलसी बहुत पसंद आ जाती है। तभी प्रताप की माँ तुलसी के पिता से कहती है, देखिए भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। अगर आपकी भी मर्जी हाँ ही है तो कह दीजिए, शादी की सारी बात पक्की कर लेते हैं। क्योंकि बड़े लोगों का कहना है कि जब सब कुछ पसंद आ गया हो, ठीक ठाक हो, तो अच्छे काम में देर नहीं करते। जी जी, आपकी बात बिल्कुल सच है, लेकिन हमें पसंद आने से क्या फायदा? बच्चों की भी तो मर्जी पूछनी चाहिए ना। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दोनों बच्चों को एक दूसरे से बात करने के लिए कहूँगा, क्योंकि उन दोनों की मर्जी आपस में हम जान लेंगे तो ये हम सबके लिए अच्छा होगा। आप क्या कहती हैं? तुलसी के पिता की ये बात सुनकर प्रताप की माँ भी हाँ कहती है, जिससे प्रताप और तुलसी एक रूम में चले जाते हैं और फिर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तब तुलसी प्रताप से कहती है, देखिए, मैं आपकी माँ को बहुत ज्यादा पसंद आई हूँ और शायद ऐसे देखकर आपको भी मैं बहुत अच्छी ही लगी होंगी, लेकिन जो मैं दिख रही हूँ वो असल में मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर एक कमी है और वो ये है कि मेरे सर पर बिल्कुल बाल नहीं है। जब मैं पैदा हुई थी तब से नहीं है। सारे लोग मुझे गंजी कहकर बुलाते हैं। अभी जो आप मेरे सर पर ये बाल देख रहे हैं ना, ये असली के बाल नहीं है, ये नकली बाल है। मेरे पिताजी ने विग का सहारा लिया और मुझे ऐसे तैयार किया। बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही मना करके मुझे चले गए थे क्योंकि मैं गंजी हूँ। अब मैंने तो आपको सच्चाई बता दी, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहेंगे वैसे ही करूँगी। अच्छे से सोच लेना और आपका जवाब मुझे बताना, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी से खेलना नहीं चाहती हूँ। इतनी बात कहकर अपने सर से तुलसी उस विग को निकाल देती है, जिसको देखकर प्रताप चौंक सा जाता है। कुछ समय के लिए प्रताप बिल्कुल चुप हो जाता है, खामोशी से ऐसे ही सोच में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे कहता है, देखो तुलसी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, लेकिन एक बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। ये बात कि तुम्हारे सर पे बाल नहीं है तुम किसी को नहीं बताओगी, मेरी माँ को भी नहीं। अगर ये बात माँ को पता चलेगी तो वो कुछ न कुछ करेंगी और ये शादी से मुझे बहुत दूर कर देंगी, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सच्चाई तो कभी न कभी सारे लोगों के सामने आ ही जाती है ना। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या कहेंगे? अरे जब कुछ होगा तब हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम बिल्कुल चुप रहो और जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। प्रताप की कही ये बात सुनकर तुलसी भी हाँ कहती है। इस तरह
दोनों परिवार की इजाजत से दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। जमुना की एक बड़ी बहू भी रहती थी जिसका नाम जया था। जया भी बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता का उसको बहुत ज्यादा गर्व होता था। सोचती थी कि उससे खूबसूरत लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। उसके साथ साथ बड़ों की मर्यादा करना भी जया अच्छे से नहीं जानती थी, जिससे जमुना को अपनी बड़ी बहू से ज्यादा प्यार और लगाव नहीं था। लेकिन छोटी बहू तुलसी के आने के बाद तुलसी ने सारा घर संभाल लिया था। सारे लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जिससे जमुना को छोटी बहू से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था और उसके हर काम को वो पसंद करने लगी। ये सब देख रही बड़ी बहू जया को बहुत ज्यादा जलन होती थी। हमेशा छोटी बहू से जलती रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, तुलसी का हाथ पकड़ने की जगह उसकी चोटी पकड़कर खींचती है, जिससे उसको ऐसे खींचते ही उसकी बनाई हुई नकली चोटी यानी कि उसका विग उसके सर से हट जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसको ऐसे देखते ही सारे लोग हंसने लगे। सारे लोग तुलसी का मजाक उड़ाने लगे कि गंजी बहू इतनी भी बुरी नहीं है। ये बात सुनकर उसको बहुत तकलीफ हुई थी। ये सब देखकर बड़ी बहू जया कहती है, देख लिया ना सासू माँ कि आपकी खूबसूरत छोटी बहू का कारनामा। देखा आपने, असल में तो गंजी है, लेकिन नकली बाल लगाकर हम सबको धोखा दे रही थी। बहुत सच्ची है आपकी छोटी बहू। वैसे गंजी बनकर भी ना बहुत ही सुंदर लग रही है आपकी खूबसूरत सी छोटी बहू। अरे ये क्या, कितनी धोखेबाज है री तू। तूने क्या सोचा कि जिंदगी भर ये सच्चाई हमसे छिपाकर जी लेगी? अभी के अभी मेरा घर छोड़कर निकल जा, वरना धक्के मार के मेरे घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सारी बातें कहकर तुलसी को जमुना उसके घर से बाहर निकाल ही रही थी कि ठीक उसी समय प्रताप घर पहुंचता है। रुक जाओ माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे माँ, तुलसी ने तो कोई झूठ नहीं बोला और ना ही किसी को धोखा दिया, बल्कि तुलसी तो बहुत सच्ची लड़की है माँ। जब हम उसे देखने के लिए उसके घर गए थे, उसी दिन तुलसी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, लेकिन मैं ही था जो कि इसको रोका था और कहा था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेंगी, क्योंकि पहली बार में ही मुझे तुलसी बहुत अच्छी लगी थी माँ। और वैसे माँ, तुम तुलसी को घर से जाने के लिए कह रही हो? भूल गई हो क्या माँ कि तुलसी ने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया और उसका मन कितना साफ है, वो हम सबकी कितनी इज्जत करती है। माँ, सिर्फ खूबसूरती या श्रृंगार ही एक औरत की अच्छाई नहीं है माँ, बल्कि उसके गुण और उसकी आदतें, ये माँ, ये असली चीज है और यही मुझे चाहिए माँ। मैं तुलसी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपकी यही मर्जी है कि तुलसी को इस घर से जाना है, तो तुलसी के साथ मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा। प्रताप की ये सारी बातें कहने के बाद अब जमुना के आंखों पर से झूठ का पर्दा हट गया था। सारी सच्चाई उसको दिखाई देने लगी और तुलसी का साफ मन भी वो पढ़ रही थी। तब जाकर उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर बहू को अपने पास बुलाकर उससे माफी मांगती है, जिससे तुलसी भी अपनी सास को माफ कर देती है। अब उनका घर खुशी खुशी जीने लगा।